ज़रा हटके में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह ख़ान। इसहाक़ डार साहब के हवाले से पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मीडिया में बहस चल रही है कि वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं। ये ख़बर चलवाई गई, इस पे काफ़ी बहस हो रही है। अगर ये ख़बर चलवाई गई तो उसका मकसद क्या था, इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में खुजदार का इलाका, कई हफ़्तों से वहाँ पर भारी असलहे का इस्तेमाल हुआ है। 2 ग्रुप्स के दरमियान अब कोशिशें हो रही हैं जंगबंदी की, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं बहावलपुर की एक यूनिवर्सिटी से, जिस पर पिछले चंद दिनों में खासी बहस हुई है। वहाँ पे उनके जो 2-3 ओहदेदार हैं उनको अरेस्ट किया गया है, FIR भी है। इल्ज़ामात इब्तदाई तौर पे ये थे कि उनके कब्ज़े से कुछ ड्रग्स मिली हैं, लेकिन साथ ही ये भी इल्ज़ामात चल रहे हैं मीडिया में कि वहाँ पे ख़वातीन जो तालिबात हैं उनके साथ जिनसी हरासगी होती है, और ख़ासी इस पर बहस चल रही है। डिनाइल्स भी चल रहे हैं, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ रहे हैं। तो पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले को क्या है। बहावलपुर के RPO हैं राय बाबर सईद, उन्होंने हमारे डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम नादिया के साथ क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल डे बाय डे बहुत बढ़ गया है, और ये सिर्फ किसी एक शहर की, एक यूनिवर्सिटी की, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है। ऑल अक्रॉस हर सिटी के अंदर ये बात है। तो IG पंजाब और गवर्नमेंट की ये बिल्कुल फोकस था कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो ये कभी काम करते हैं लोग, उनको आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर एक प्लान्ड और उनको एक वेल थॉट आउट ऑपरेट करें। इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि बहावलपुर के अंदर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे, और हमने इन सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम किया। सिर्फ एक IUB के केसेस जरूर आपके सामने आए हैं, बिकॉज ये वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे हमने वेल थॉट आउट काम किया, और उसकी बेसिस के ऊपर ये जो 3 अरेस्ट हैं, ये इनसे आइस अरेस्ट की। अब यहाँ पे ये बात जहन में रखने की है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू जस्ट वन यूनिवर्सिटी, इट इज पार्ट ऑफ अ ड्राइव फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जाहिर है इसके अंदर पहले केसेस इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हैं। अभी तक जो हमारे पास यूनिवर्सिटी के लोग हैं ना। जी 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 बिल्कुल जी। तो ये प्रोग्राम है खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा का। कल ये नशर हुआ था, और इसमें जैसे आपने देखा भी होगा, ये जो इदारा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, इसके वाइस चांसलर भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, और उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल 180 डिग्रीज अलग है पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये FIRs टोटली झूठी और बोगस FIRs हैं, और जो बातें कही गई हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी की अलिफ लैला की अपने जहन में दास्तान है जो आपने बयान की है। ऐसा इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं होता। और ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस के अलावा भी इस मुल्क में एजेंसीज हैं, वो थॉरली इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमने IG पंजाब पुलिस को लेटर भी लिखा है। तो ये जो 3 FIRs हैं, मनसूबाबंदी और साजिश और टोटली झूठ बोला गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बहुत अच्छा माहौल है। 65,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो आज से 4 साल पहले 13,000 थे, जिसमें 28,000 लड़कियां पढ़ती हैं। और वो इसलिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आती हैं कि यहाँ एक बेहतरीन माहौल है, यहाँ स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग, पॉजिटिव एक्टिविटीज, और हमारे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट का। पिछले 5 साल में सिर्फ उंगलियों पे गिने जाने वाले 4-5 केसेस हुए हैं जिनसे सख्ती से डील किया गया है। इस केस में कोई कंप्लेनेंट नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि वाइस चांसलर का टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, और जो अच्छी अचीवमेंट्स हुए हैं उनको डिग्रेड करने के लिए, डिनाई करने के लिए, जी फैक्ट यही है। तो जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उसमें सख्त गम गुस्सा है। बहावलपुर में जिन लोगों से हमारी भी बात हुई है उनमें भी खासा गम गुस्सा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है, लेकिन अपनी जगह पे ये बात भी दुरुस्त है कि हमारी ना सिर्फ ये वाली यूनिवर्सिटी बल्कि जामियात में ख़वातीन की जो कंप्लेंट्स होती हैं उन्हें हम किस तरह से फिर हैंडल करते हैं। वोसर साहब, आपने भी इस पर थोड़ी सी देखिए, ये जो है ना, जाहिर है कि अगर मैंने कुछ किया तो मैं नहीं मानूंगा, आपने कुछ किया तो आप नहीं मानेंगे। यहाँ तो ये सब चलता है। लेकिन मसला ये है कि जो 3 अहलकार हैं, और वो अच्छे ओहदों वाले अहलकार हैं, मसलन यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके खिलाफ FIR कटी है कि जी इसके मोबाइल से वीडियोस बरामद हुई और 10 ग्राम आइस का उस पर चार्ज लगाया। फिर एक बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन के कई अफसर हैं, उनसे 8 ग्राम आइस पुलिस ने जो है वो बरामद कर ली या
हो गई, आई डोंट नो, वो तो अदालत बताएगी। इसके अलावा कोई टीचर थे जो 2 महीने पहले, उन्हें भी इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, उनसे भी आइस। तो पुलिस का जो वो है थ्रस्ट, वो है मनशियात पे ज़्यादा है, और इस इत्तेफाक से ये कह रहे हैं कि वीडियोस भी हैं, और पुलिस का ये भी दावा है कि 400 के लगभग है, आई डोंट नो। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी के कानूनी मुशीर हैं फारूक बशीर एडवोकेट, उनका ये कहना है कि जी ये जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ये 7 साल से यहाँ हैं, पहली बार ऐसा है कि पुलिस ने उनको कोई उनका पहले उससे मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी सीसीटीवी के जो सारा रिकॉर्ड है वो एक गैर जानिबदार टीम बनवा दें, हम उनके हवाले कर देते हैं, उसमें जो हो वो देख लेंगे। और इस सिलसिले में पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो आईजी पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। हाँ। तो दोनों तरफ से बिल्कुल 180 डिग्री पे काम चल रहा है। तो इस खबर को हमारे लिए डॉन के लिए रिपोर्ट किया बहावलपुर से हमारे सहाफ़ी हैं इमरान, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। इमरान, ये 2-3 दिन बड़ी इस पे सोशल मीडिया पे बहस चलती रही है, और जो गुफ्तगू है वो ज़ाहिर के काफ़ी मुख्तलिफ ज़ावियों में निकल भी गई आगे। थोड़ा अपडेट करेंगे कि अभी ये जो पूरा तनाज़ा है इसमें अब क्या हो रहा है? सीएम साहब ने कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई है? जी शाहजेब साहब, चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने 3 रुकनी एक कमेटी बनाई है, जिसमें 2 DIG हैं और एक सेक्रेटरी लेवल का अफसर है। तो 3 रुकनी कमेटी ये इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि वाइस चांसलर साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि ये FIR फेक हैं, वो ये देखेंगे कि ये FIR ठीक हैं या गलत हैं, पुलिस की कार्रवाई ठीक है या गलत है, इस चीज को वो चेक करेंगे। और साथ में जो रिकवरी हुई है, क्लेम कर रही है, पुलिस क्लेम कर रही है कि जी उनसे तस्वीर लड़कियों की बरामद हुई हैं और दूसरा वीडियोस भी बरामद हुई हैं, वो एक पूरी स्पेशल रिपोर्ट जो पुलिस ने बनाई है, उसमें मेरे इल्म में तो ये आया था कि एजेंसीज के कुछ लोग हैं, मतलब स्पेशल ब्रांच, वो भी पुलिस का हिस्सा है, IB है, उन्होंने ये रिपोर्ट कंपाइल की थी। इस वकूए के बाद जब अरेस्ट हो गए तो उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट कंपाइल करके शेयर की थी हाई अफ्स के साथ, जहां से ये रिपोर्ट हमें भी मौसूल हुई, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और कमीशन को भी ये रिपोर्ट भेजी गई थी। तो सिचुएशन ये है कि रियासत यहाँ जो केसेस हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट हुए हैं, ये भी एक स्टेट की यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर मतलब जो FIR हुई हैं वो भी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, मतलब पुलिस मुद्दई है ना इन FIR की, आप ये कह रहे हैं? जी पुलिस मुद्दई है। मतलब अगर कोई मसला है वाइस चांसलर साहब का या उनका, तो वो पुलिस का और उनका मसला, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी ने FIR दर्ज नहीं करवाई? जी, यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी पब्लिक की तरफ से किसी ने FIR दर्ज नहीं करवाई, कोई कंप्लेनेंट नहीं है। लेकिन इमरान, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है, शायद आप इसका जवाब दे सकें। ये बड़ा एक अजीब सी मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि पुलिस इतना प्रोएक्टिवली उसने एक कार्रवाई की है, उसके बाद जो उन्होंने बंदा पकड़ा है उसके अगर वो फ़ोन में वो गए भी थे, वो वीडियो शायद बाहर आई हैं, और फिर वो जो बंदा इनकी कस्टडी में है उसका कोई वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करके वो पुलिस ने ही शायद जारी किया है। ये इससे बड़े सवालिया निशान उठते हैं कि ये जो कार्रवाई है ये तो पुलिस का काम नहीं है। कैसे? हाँ, ये क्यों इतना प्रोएक्टिवली इसमें पुलिस आगे है? जी, ये जो स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई, उस रिपोर्ट में जो वीडियोस हैं ना, उनके स्क्रीनशॉट शामिल हैं। वो रिपोर्ट अवेलेबल है, अब तो इंटरनेट पे वायरल है, अगर आप ट्विटर पे भी देखें और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें तो वो स्क्रीनशॉट लोगों ने भी अब लगा लिए हैं। तो ये स्क्रीनशॉट और वीडियोस उस फाइल का हिस्सा थी। वो वीडियोस तो मुकम्मल तौर पर उन्होंने नहीं वहां लगाई, लेकिन ये इसका बाहर आ जाना, वो केस रजिस्टर करते हैं ड्रग्स का और कहते हैं कि ड्रग्स रिकवर हुई है और ये सेल करते हैं और लड़कियों को सप्लाई करते हैं और फिर इस तरह ब्लैकमेल करते हैं। वो बात इस तरह करते हैं, लेकिन जब क्वांटिटी पे बात आती है तो जो क्वांटिटी है वो तो मतलब इस तरह होती है। अगर हम किसी आइस यूज करने वाले से बात की तो वो बताते हैं कि ये तो 3-4 शॉट्स की ना क्वांटिटी है और ये कोई 1 पर्सन यूज कर सकता है, 2 पर्सन यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा मतलब
इतनी क्वांटिटी में लेके कोई सेल नहीं करता। जो क्वांटिटी पुलिस इल्जाम लगा रही है कि उनसे रिकवर की गई है, अब ये सारा का सारा जो मुद्दा है वो सारा पुलिस पे आता है कि पुलिस किस हद तक क्यों इतनी प्रोएक्टिव होके और उन्होंने ये सारा कुछ बाहर निकाला। अगर उन्होंने उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं थी सेक्सुअल हरासमेंट की या बाकी चीजों की, तो उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया। कल डीपीओ साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने यही बताया कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से, किसी स्टूडेंट के हवाले से। और अभी तक जितनी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी बहुत हमने भी कोशिश की कि इन लोगों में से कोई आइडेंटिफाई हो, कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो, तो अभी तक इस तरह की भी कोई सिचुएशन सामने नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि मैंने रिपोर्ट किया तो मुझे पर्सनली मैसेज आए कुछ साबका टीचर्स के, जो पहला अरेस्ट है अबू बकर साहब, उनके अरेस्ट के बाद उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझे तंग किया था। मैंने वाइस चांसलर को रिपोर्ट किया था, तो उसके ऊपर पहले इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी का कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी, जाहिर है अदालत अभी काफी उलझी हुई स्टोरी है। इमरान का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल अपनी जगह पे खैर मौजूद है, कतई नजर के इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन से क्या सामने आता है कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है हमारी जामियात की, हमारी यूनिवर्सिटीज में और खवातीन के साथ वैसे क्या हालात होते हैं, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो कुछ अरेस्ट्स हुए हैं मनशियात के हवाले से, उसके बाद ये एक बहस चल रही है कि हमारी जामियात में तालिबात के साथ क्या सलूक होता है। अगर जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम है तो हम उसे कितना सीरियसली लेते हैं। हमारे जो मेल प्रोफेसर्स हैं उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए बच्चियों के साथ। तो आपने प्रोग्राम में पहले सुना कि वाइस चांसलर क्या कह रहे थे, पुलिस ऑफिसर क्या कह रहे थे, सहाफ़ी क्या कह रहे थे। अब ज़रा सुनते हैं कि ख़ुद वो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहती हैं इस पूरे मामले पे, उनका अपना एक्सपीरियंस क्या बताता है। तो हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं अनीला अशरफ, सहाफ़ी हैं और ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्तान में जनूबी पंजाब के लिए कंप्लेंट ऑफिसर भी हैं। अनीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज़रा हट के में हमें ज्वाइन कर रही हैं। थोड़ा सा आप जानती हैं इस खित्ते को भी और शायद ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आप ख़ुद भी पढ़ चुकी हैं, ज़रा बताएंगी कि क्या एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे। कोई 28,000 बच्चियाँ हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मेरे मुशाहदात क्या हैं। इस वक्त जामिया इस्लामिया बहावलपुर में 28 नहीं, आप थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा गलत हो गया हमारा, 25,000 तालबात इनरोल्ड हैं और वो BS से PhD लेवल की हैं तमाम की तमाम तालबात, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के मज़ाफ़ाती और पसमानदा तरीन इलाकों से है। और प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब साहब जब से आए हैं तो उनकी सरबराही में इस यूनिवर्सिटी ने, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत इनोवेशंस भी किए हैं। स्टूडेंट्स की तादाद, जो फीमेल स्टूडेंट्स स्पेशली, उनकी तादाद में भी एक नुमाया इजाफा हुआ है। इंसेंटिव भी स्टूडेंट्स को दिए जाते रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो बतौर तालिबा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हम एक जो सिनफी मामला है हम उस पर हसास ही नहीं है और हम आज भी जिन्स को जिन्स की हद तक ही देख रहे हैं, उसको सिर्फ नहीं लेके जाते हैं, ना सोचते हैं उससे आगे, और ना ही हमारे यहाँ ये तरबियत दी जा रही है कि हम सिनफी मामलात के बारे में हसास हो सकें। मेरा अपना भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एमफिल किया है रिसेंटली इसी यूनिवर्सिटी से मेरा, और वाइस चांसलर साहब की ये नोटिस में भी मैं लेके आई थी इस वाक़या को कि कोविड की नो फेल की पॉलिसी थी और कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस थी, तो 2 टाइम मैं खुद कोविड का शिकार हो गई थी। तो उसके दौरान मेरे एक जो मेंटोर थे प्रोफेसर साहब, वो मुझ पर टांट करते थे ऑनलाइन क्लास के दौरान के तो अनीला तो बहुत अच्छी हैं, ये तो घर में बैठी हैं, तो अल्लाह करे हम सबको भी ये कोविड हो जाए। और उसके बाद जब पेपर्स आए तो भी उन्होंने मुझे इस तरह की मेरे सर पे खड़े रहे और पेपर मैं हल करती रही, वो जैसा भी हुआ जिस तरह का भी। और तीसरा जो अटेम्प्ट हुई मेरे ऊपर वो ये थी कि नो कोविड के दौरान नो फेल पॉलिसी एक हम सब जानते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में थी, स्पेशली जामियात में, और उस नो फेल पॉलिसी के दौरान कैन यू बिलीव के मुझे फेल कर दिया गया।
मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन और परेशान कुन था कि जहाँ हर स्टूडेंट, इवन के जो पेपर में लेट कमर भी था, उसके भी मार्क्स मुझसे अच्छे थे और वो पास अच्छा, तो लेकिन अनीला इसका ताल्लुक आप जो तीन आपने बातें बताई, इनका ताल्लुक आप हैरासमेंट से कैसे जोड़ेंगी? जी, हैरासमेंट से ये है कि जब मैंने इस अपने फेल होने पे आवाज बुलंद की, मैंने अपने चेयरमैन और कंट्रोलर इम्तिहान को कहा कि ये क्या है, क्योंकि नो फेल की आपकी पॉलिसी है। अगर मैं ब्लैंक भी पेपर रख के आई हूँ तो जब पॉलिसी नो फेल की है तो मैं कैसे फेल हो गई। तो उस पे मुझे मोहतरम प्रोफेसर साहब ने बुलवाया था और अपने कमरे में आधा घंटा बिठा के मुझे एक ब्रीफ किया कि आप जैसी औरतें जो नेल पॉलिशें लगा के आती हैं, जो अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट समझती हैं, जो लिपस्टिकें लगा के आती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम मरगूब हो जाते हैं। मेरी माँ अच्छी औरत थी, मेरी माँ ऐसी औरत थी, और इवन कि मेरा 5 ईयर का बेबी मेरे साथ था, उसको भी उन्होंने कहा कि अपनी मदर को समझाएं, ये करें। और हाफ आवर वो और मैं एक उनके ऑफिस में बंद रहे और उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल फोन लेके और मेरे क्लास के ग्रुप में मैसेज भी किया, क्योंकि उससे पहले जब रिजल्ट आया तो मैंने क्लास में एक सिंगल मैसेज किया था। सब ने कहा यार बहुत अफसोस हुआ आपके फेल होने का। तो मैंने उनसे कहा मुझे रिजल्ट पहले से पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होना है। तो वो मेरे किसी वेल विशर समझें, क्लास फेलो कहें, जो भी कहें, उन्होंने वो मैसेज उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया था। तो उन्होंने मेरा मोबाइल फोन लेके उसके जबरदस्ती कोड खुलवा के और अपने हाथों से वो मैसेज टाइप किया कि इन प्रोफेसर साहब की वजह से जो गलतफहमी मैंने बयान की थी वो दूर हो गया और अब उन्होंने मुझे पास कर दिया। ये आपका और जो मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं खवातीन के लिए काम कर रही हूँ और वो ये सारी चीजें मेरे बारे में जानते। तो आप खुद तसव्वुर कहें कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो जो एक रुझान से आई है, राजनपुर से आई है, डीजी खान से, कौंसल शरीफ से उठ के आ रही है, एक BS लेवल की बच्ची जो कॉलेज के फौरन बाद यूनिवर्सिटी में आ रही है, जिसको अपने लीगल राइट्स का भी अभी नहीं हमने अवेयर किया, जिसको ये भी नहीं बताया है कि अगर आपके साथ कोई हरासमेंट हो तो आपने कहाँ पे जाना है, उसको कोई लॉ का नहीं पता। तो उन बच्चियों के साथ क्या नहीं होता होगा। और ये एक बहुत सीरियस नोट था जो 1 महीना पहले भी हम जर्नलिस्ट की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के रईसुल जामिया से जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमने इसको रेज किया था और उन्हें कहा था कि इसको सीरियस लिया जाए। ये मुतवातिर ये केसेस आ रहे हैं। जाहिर है कि चूंकि खुल गई है दास्तान तो अब जाहिर है कुछ ना कुछ तो हो। थैंक यू सो मच अनिला हमसे बात करने के लिए। एक वक्फा ले लें। पिछले 1 साल के दौरान शहबाज शरीफ हुकूमत के अगर किसी एक वज़ीर पर सबसे ज़्यादा तनकीद हुई है तो वो वज़ीर ख़जाना इसाक डार हैं। उन्होंने जिस तरह से IMF के साथ मामलात को उलझाए रखा, फिर खुदा करके वो प्रोग्राम जो है हुआ एक्सेप्ट पिछले चंद हफ्ते पहले, और जो मुल्क में महंगाई का जो हाल रहा, जो डॉलर जिस तरह से ऊपर जाता रहा, तो उनकी कारकर्दगी पे मुल्क के अंदर भी, उनके इत्तेहादियों में भी और फिर मुल्क से बाहर भी IMF ने भी खासी कड़ी तनकीद की। लेकिन फिर हमने देखा कि पिछले 2 दिनों के दौरान उनका नाम गर्दिश होना शुरू हुआ कि वो मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ये ख़बर कहाँ से उड़ी? इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ियों ने उड़ाई, लेकिन थी बहुत ज़ोरदार। इस पर हमारे TV चैनलों पे पूरे प्रोग्राम हो गए, बहस हो गए, मुबाहिसे हो गए। अब ये ख़बर दम तोड़ती नज़र आ रही है। ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने पिछले चंद घंटों में इसकी वाज़े एक तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जी के जो भी ये ख़बरें उड़ा रहे हैं उसकी कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि सब ये मानते हैं कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म हो वो एक गैर जानिबदार शख्सियत हो, वो किसी पार्टी का कोई फ्रंट लाइन लीडर ना हो। अगर इलेक्शंस को साफ़ और शफाफ होना है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यही है। तो वैसे इसाक डार अगर बन जाए तो मुझे तो बुरा इसलिए नहीं लगेगा कि ये जो शराइत हैं उसके तहत जो निगरान वज़ीर आज़म है वो या उसके करीबी रिश्तेदार वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ओके, तो मैं तो इसके हक में हूँ कि अगर इसाक डार बनते हैं, नथिंग लाइक इट। अच्छा, होता ये है कि वो एक सराइकी का शेर है कि हर जा सियासी गप पे माहौल हड्डी झापे, यानी एक हड्डी उछाल दी गई और मीडिया ने उसे लपक ली। अच्छा, ये है कि उनका सॉफ्टवेयर बन गया और जो असल मसाइल हैं सियासतदानों को एक दिन की कॉमिक रिलीफ मिल गई। तो इतना, लेकिन इतना जोरदार था, मतलब मीडिया तो पंजों के बल खड़ा हो। हमारी भी मजबूरी है ना, प्रोग्राम भी करना होता है, खबर भी चाहिए, तो हम खुद कर रहे हैं ये। तो शेर इतना था कि शेरी रहमान जो है वफाकी वजीर, उनको ये वजाहत करनी पड़ी कि भैया
ये ऐसे नहीं हुआ करता, इसका पूरा एक प्रोसेस है। लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बातचीत होती है, नाम पेश किए जाते हैं 3-3, उन पे बहस होती है। और अब चूंकि ये सिंगल पार्टी गवर्नमेंट तो है नहीं, पूरा एक अपोजिशन का पूरा PDM अलायंस जो है वो हुकूमत कर रहा है, तो एक एक पार्टी का इनपुट जो है इसमें शामिल होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने जो पार्ट 2 था, जो उसी शाहजेब के आदिल शाहजेब के इंटरव्यू में जो इसहाक डार ने एक काम की बात की, वो ये थी इम्पॉर्टेंट बात। एक्ट 2017 है, उसमें एक अमेंडमेंट की जाएगी ताकि पाकिस्तान की जो एक्सेप्शनल इकोनॉमिक कंडीशन है और IMF के साथ जो वादे हैं वो अगले 3 या 4 महीने जब तक भी निगरान हुकूमत रहेगी तो उसमें कोई अड़चन ना आए, तो वो अमेंडमेंट करके आर्टिकल सेक्शन 230 थी 230 जो है उसमें अमेंडमेंट करके उनको मुनासिब माशी फैसले करने के भी इख्तियार दिए जाएंगे। उस पर शेरी रहमान ने भी इत्तफाक का इजहार किया है। तो ये जो हमारे कोलीग हैं आदिल शाहजेब, उन्होंने जो इंटरव्यू किया जो अब से ज़रा देर पहले हमारे चैनल पे चला भी है, उसमें जो अहम खबर थी वो ये थी, क्योंकि अभी तक ये बात इस तरह खुलकर सामने नहीं आई थी कि गवर्नमेंट वाकई तरमीम करने जा रही है अगले हफ्ते। और इसहाक डार साहब ने उसमें एक मिसाल भी दी, PIA की उन्होंने मिसाल दी कि ये पिछली गवर्नमेंट में पूरा एक स्कैंडल हो गया था एक वज़ीर के बयान पे। उसके बाद PIA की फ़्लाइट्स जो हैं वो UK के लिए, वो यूरोप के लिए ग्राउंड कर दी गई। इन्होंने कहा कि हमने आके बड़ी कोशिशें की हैं कि उसको हम रिवाइव करें, और अगर हम वो करते हैं तो PIA जितने बिलियंस के लॉसेस में है उससे हम उसको निकालने में कामयाब होंगे। उन्होंने इस PIA के हवाले से अपनी बात का किस तरह दिफा किया, ज़रा उसकी एक झलक देख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कौम से छुपाने की बात नहीं है, उनको पता चल जाएगा और बिल्कुल उसको अमेंड होना चाहिए ताकि आप 3 महीने कौम के 3 घंटे ज़ाया नहीं कर कौम के आप 3 महीने सिर्फ डे टू डे काम करें पे क्यों यानी करें? जो नेक्स्ट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होगा वो अहम फैसले करने की पोजीशन में होगा। हाँ, तो बिल्कुल होने चाहिए। जो कम से कम जो चीज़ें प्रोसेस में हैं, मैंने इसकी मिसाल दी है, बजाय इसको रोक लें। आपको पता है कि इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ ने क्या कहा है कि अगर ये अब नहीं होगा तो हम 1 साल के बाद फिर कंसिडर करेंगे आपके पास आने के लिए इंस्पेक्शन। PIA की जो बात PIA की बात जो है, तो क्या हम चाहेंगे कि वो 1 साल के बाद आए? तो ये तो जो भी हो उसको जहाँ तक हम लेके गए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जितना इंटरेस्ट शो किया है, मैंने कई मीटिंगें की हैं, जनाब ख्वाजा साद रफीक एविएशन मिनिस्टर ने की है, तो हमारा सारा फोकस क्या है कि जी ये जल्दी से जल्दी रिवाइव हो जाए मुल्क का जो एयरलाइन है, ताकि उसके बाद फिर हम इसका फ्यूचर सोचें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको किसी को लाएं, इस एयरलाइन को जो फ्लैगशिप कैरियर है इसको टेक ऑफ करें। तो ये एक मिसाल है। इसी तरह आप देखें जो दुनिया है, कौमों की ज़िंदगी में 3 महीने का जो एक स्टे कर देना किसी चीज़ को, बिल्कुल उसको फ्रीज कर देना, दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपोजिशन है हुकूमत की, उसमें 3 पार्टियां जो हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, ये तो मशवरा करती हैं कि पॉलिसी के बारे में कि अब क्या करना चाहिए। मुझे लगता है बाकी जो मेंबर पार्टियां हैं इस इत्तेहाद की, उनको बताया जाता है कि हमने ये फैसला किया है, तो आप देख लें कि क्या है। एक साहब है आसिफ अली जरदारी और एक साहब है मियां नवाज शरीफ, दुबई में है और उनकी कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। उनको पता है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अब यहाँ जो है हड्डी उछाली जा रही है और हम जो हैं वो उचक रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका कोई मीडिया जो आउटलेट है तस्करा नहीं कर रहा है, वो है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मशवरा। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं हमारे राजा रियाज साहब, वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो आइनी ज़रूरत है ये कब फुलफ़िल होती है। उन्होंने खुद ही डेट दे दी कि 1 अगस्त को इम्कान है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ प्राइम मिनिस्टर जो है फेस टू फेस कंसल्ट करेगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन भी 3 नाम पेश करेगा, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी 3 नाम आएंगे। अगर दोनों में टाई पड़ जाती है, राजा रियाज साहब में और प्राइम मिनिस्टर में, तो फिर ये मामला जो है वो आगे जाएगा। तो इस बात को आप लाइटली ना लें, ये जो आप हंस रहे हैं ना, नहीं मुझे इस पे इतराज है। अच्छा, और रियली सॉरी, एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको फॉलो तो होना है ना। बिल्कुल, छोटी-छोटी ख्वाहिशात होती है लोगों की, आखिर वो पूरी होंगी तो तभी मामला आगे बढ़ेगा। जरदारी साहब कुछ भी कहते रहे, नवाज शरीफ साहब कुछ भी कहते रहे, शेरी रहमान कोई कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, गोट कहाँ अटकेगी
प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज के दरमियान। तो मेरी तो सारी नजरें वहां पे सारा ये तो अच्छा टॉपिक दे दिया, इस पे तो पूरा एक शो हो सकता है कि अपोजिशन लीडर क्या सोच रहे हैं। वो जो है एतराज तो नहीं करेंगे, मामला फंस तो नहीं जाएगा। और इतना लाइटली ले रहा है मीडिया के उस से जो है वो कोई बात ही नहीं कर। अब देखे ना, ये इसहाक डार के सवाल पे मेरा ख्याल है 2 दिन तो खेला मीडिया ने ना। हाँ, हर टॉक शो में यही बहस हो रही है। तो लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर आप आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मैं कहीं वर्कशॉप पे बैठा था, तो वहाँ पे जितने घंटे में बैठा रहा, जितने भी लोग आ रहे थे, आप गैस कर सकते हैं कि वो किस मौजू पे बात करना चाह रहे थे? बिजली के बिल 7.5 रुपये यूनिट और बढ़ गया, अभी और ऊपर जाएगा। जो IMF के साथ आपने किया है, जो गैस का आपने किया है, आपने सर्कुलर डेट को आपने टैकल करना है। तो मुझे अक्सर ही लगता है कि हम टॉक शोज वाले जो है ना, वो टोटली डिस्कनेक्टेड हैं। अवाम की कुछ और फिक्र है, हम लोग दिन रात करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ना इन्हें अवाम की फिक्र है, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन की फिक्र है। मैं ये कह रहा हूँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और एक और साहब को कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। समझ तो आप गए होंगे, नाम हम ले नहीं सकते, वक्फा ज़रूर ले सकते हैं। वेलकम बैक। RCD हाईवे कराची से कोयटा तक जाती है और एक बहुत ही अहम जो राब्ता सड़कें हैं उनमें शुमार होती है। जून के दूसरे हफ्ते के बाद से यहाँ गैर यकीनी हालात पैदा हुए। कराची और कोयटा के बिल्कुल दरमियान में, ऑलमोस्ट दरमियान में एक जगह है खुजदार के पास है वड जो है वो मैंगलों का मरकज़ है। तो मैंगलों के जो 2 ग्रुप थे मैंगल कबीले के, उनके दरमियान भारी हथियार निकल आए, मोर्टार, RPG एंड व्हाट नॉट, और उन्होंने मोर्चे संभाल लिए और एक दूसरे पे उन्होंने अगवा का, कत्ल का, गुमशुदगी का और इस तरह डेथ स्क्वाड्स डेवलप करने के इल्ज़ामात लगाए। ज़ाहिर है कि पूरी जो इंतज़ामिया है, मैंगल मामूली कबीला तो नहीं है, तो पूरी जो सूबाई इंतज़ामिया है वो हरकत में आई। वज़ीर दाखिला ज़िया-उल लांगो जो हैं उन्होंने अपने कई कोशिशें की, उन पर वो कामयाब नहीं हुई। फिर जो सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी उनकी क़यादत में एक वक्त इससे पहले गया, वो भी कुछ नहीं कर सका। अब साबिक़ जो वज़ीर आला हैं नवाब असलम रईसानी और उनके भाई लश्करी, उनकी क़यादत में एक मसालियाती वफ़द जो कबायली सरदारों का है वो वहाँ गया और सुनगुन ये है कि पिछले 2-3 दिन से अमन व अमान है और शाहराह दोबारा RCD हाईवे जो है वो खुल गई है। लेकिन किस कदर ये अमन बरकरार रहेगा या ये नहीं रहेगा ये हम नहीं जानते। तो हम पूछने के लिए जा रहे हैं कोयटा में हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त और सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार से। शहज़ादा साहब ज़रा अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये कुछ आपने थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है कि 6 हफ्ते 7 हफ्ते स्टार्ट हुआ और वो बिल्डअप होता रहा मामला। और अख्तर मैंगल साहब जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं और वो दुबई में थे और दुबई से उनको आना पड़ा क्योंकि उनके जो भतीजे हैं सरदार असदुल्ला मैंगल, वो नौजवान हैं, शायद उन चीज़ों को, कबायली मामलात को उस तरह नहीं समझते हैं जिस तरीके से उनका तजर्बा है। उनको आना पड़ा और एन कैंप होना पड़ा और उसके बाद उन्होंने जमा किया तमाम कबाइल, सिंध से, नोशकी से, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से जो है वो आए और ये मामलात मोर्चे संभाल लिए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है मेरे नज़र में वो कुछ नहीं कर सकी। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, हालांकि ये मामला सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का ही है, अगर वो दोनों तरफ से, अगर बशर्ते कि उनको FC की सपोर्ट हासिल होती, कि एक बैकबोन की तरह FC उनके साथ होती और वो मामला एक उनको कह देते, गुफ्तु शुनीद से बात कर लेते, गुफ्तु शुनीद से अगर बात नहीं मानते फिर आप उनको वार्निंग दे सकते थे कि भाई हम आप हट जाएं, उसके बाद फिर जो होगा, जो सामने आएगा उसको हम सख्ती से निपटेंगे, पकड़ लेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ और ये मामला चलते आपने बता दिया कि चेयरमैन सेनेट साहब, ज़िया-उल लांगो साहब, वज़ीर आला साहब तो बेचारे सोते रहते हैं, वो तो खुद इस चीज़ निकलते ही नहीं है CM हाउस से। नवाब असलम रईसानी को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए चीफ ऑफ सारावान।
उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और वो खुद जो है अपने भाई समेत और अपने कबायली जो हमायदीन है उनके साथ गए, जाकर वहां एनकैंप हुए। दोनों तरफ उन्होंने मुलाकात की, एक रात ठहरे, सरदार अख्तर मेंगल इस्लामाबाद में थे, वो आए, उनसे बात की और इस बात पर एग्री कर गए, उनको एग्री करवाया कि देखें जंगबंदी बिल्कुल जंगबंदी है ता हुक्म सानी। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज नवाब असलम रैसानी के लिए है, क्या वो किस तरह सुलह करवाएंगे। मीर शफीक मेंगल साहब जो है वो कहते हैं कि जी ये रा के एजेंट हैं, इंडिया से इनको जो है वो सारा कुछ पैसा इनको मिलता है। सरदार अताउल्लाह कहते हैं ये डेथ स्क्वाड के लोग हैं, प्राइवेट मलेशिया इन्होंने रखा हुआ है, ये जिसको चाहें लूट मार करें, अब गाड़ियां अगवा करें, और ये होता रहा है 2012 या 13 में, और कुछ भी कर दे इनको कोई पूछने वाला नहीं। अब क्या सरदार नवाब असलम रैसानी इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन रा का एजेंट है या कौन डेथ स्क्वाड है, प्राइवेट मलेशिया है, चोरी चकारी, वो सुसाइड बॉम्बिंग में उनको पनाह देता है, बॉम्बर्स को पनाह देना, उनको भेजना। अच्छा शहजादा, मैं यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ मखसूस मकासद हासिल करने के लिए एक टैक्टिकल लेवल पे वायलेंस क्रिएट करवाया जाता है या किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड केओस जिसे कह सकते हैं आपको कोई शुबा है कोई इस तरह की चीज़ इस कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए, मुझे जो मैं सिर्फ एक लास्ट बात कह के उसको कंप्लीट कर दूं, जो मेरी बात वो है कि ये या सिर्फ जमीन का जो इस वक्त अपरेंटली जो मामला उठा जहां से, उसको नवाब असलम ये करेंगे कि जमीन किसके नाम पे है और किसके नाम पर था, अभी भी है, तो लिहाजा आप अपनी छोड़ दें जमीन, एक फरीक को कह दें। जो बात आप कह रहे हैं, लोगों का ये ख्याल है, पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन आ रहे थे और इलेक्शन के वक्त मीर शफीक मेंगल ने एक ऐसा काम किया कि वो जाकर उस जमीन पर बैठ गए जो सरदार अताउल्लाह और उनके जो फैमिली है उनका दावा यह है कि बंदोबस्त में हमारे नाम पर है, डिप्टी कमिश्नर सारे लोग गवाह हैं इस चीज के। और साथ में उन लोगों का ये भी ख्याल है कि सरदार अख्तर जान मेंगल जो हैं उनको भी ये मौका मिला, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, कि चलें ये मामला हो, इससे शायद हम अपने लोगों को मस्टर कर सके सपोर्ट कबायली तौर पर भी, और लोगों को एक्टिवेट कर सकें, अपनी पार्टी को एक्टिवेट कर, जिस तरह से उनकी पार्टी ने तमाम बलूचिस्तान में कॉल दी, रैलियां निकाली छोटे छोटे जगहों पर। दूसरे उनके मद्दे मुकाबिल जो मीर शफीक मेंगल है, जिनका जानवाल पैनल है, उन्होंने भी अपने तौर पर, उनके वर्कर्स ने रैलियां निकाली, डिमॉन्स्ट्रेशन किए और ये किया। तो ऐसा लगता है कि शायद इसका फायदा शायद दोनों तरफ ये उठाएंगे कि दोनों ये काम कर लें कि जिससे पॉलिटिकल आने वाले पॉलिटिकल जो आपके इलेक्शन होने वाले हैं, इनकी मुद्दत पूरी हो रही है असेंबलियों की, वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ सपोर्ट मस्टर कर सके। जी शहजादा साहब, जैसे आपने कहा कि ये एक अच्छी कोशिश है, अमन की कोशिश कोई भी करे बलूचिस्तान जैसे सूबे में, तो अच्छी बात है, लेकिन जो हम जानते हैं जो कुछ होता रहा है आपके सूबे में, ये असलम रईसानी साहब के लगता है कि पे ग्रेड से ऊपर की बात नहीं है। नहीं, अगर देखें नवाब असलम रईसानी का ताल्लुक जो है वो यानी वो ट्राइबल हायरार्की में खान अफकलात के बाद जो है वो उनका स्टेटस है, और 32-35 सरदार उनके अंडर आते हैं, तो उनका काफी भारी उनका वजन है ट्राइबली। अगर वो इसमें कोशिशें करें, बावजूद इसके लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके भाई मीर लश्करी रैसानी अभी हाल ही में ही बड़े नाराज हुए और बीएनपी से निकले, अलहदगी इख्तियार की, उनकी वजह से नवाब असलम रैसानी ने सेनेट में बिल्कुल वोट भी नहीं दिया बीएनपी को, हालांकि वो इलेक्शन में उनके अलाइज थे मस्तुंग में, बड़ी हेल्प की बीएनपी ने उनको उनके इलेक्शन में, लेकिन वो बड़े नाराज थे। लेकिन उसके बावजूद
हालांकि आप देखते हैं कि ट्रैवल जो लोग हैं उनके मिजाज काफी नाजुक होते हैं, तो छोटी छोटी बात पर जो है वो नाराज भी होते हैं और ईगो का मसला होता है, लेकिन लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इस तमाम चीजों को एक तरफ रखा और वो गए जाकर दोनों फरीकीन को इस बात पर राजी करवाया। अब अगर वो जाते हैं उन एलिगेशंस पे तो मामला हल नहीं होगा। अगर वो कम से कम सरेदस्त ये कह देते हैं कि आप इलेक्शन में एक दूसरे की मुखालफत करना चाहें, जो कुछ करना चाहें, वायलेंस की तरफ आप नहीं जाएंगे, ट्राइबल कोर्ट को आप नहीं तोड़ेंगे, ये काम अगर वो कर गए तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी। हाँ, खुदा करे वैसे ही बलूचिस्तान पे मुस्तकिल दुर्रे पड़ रहे हैं और ये हाथियों की लड़ाई में ज़ाहिर है नुकसान तो घास का ही होगा। होपफुली इस जंगबंदी को टेन करना चाहिए, इसलिए कि बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका है जहाँ पे ये सारा मार्का हो रहा है। उम्मीद करनी चाहिए। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा।